नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, चुनाव के मैदान में उम्मीदवार उतारने की जो अद्भुत कला है हमारे देश में, वो बीजेपी के पास अद्भुत ही है। वो हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसा दांव खेल जाते हैं, ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार देते हैं जिसके विपक्ष में और लोगों की बातों को तो छोड़ ही दीजिए, जो विपक्षी पार्टी है वो भी उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। सभी को वो चौंका देते हैं। इस प्रकार से दांव खेलते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है, लाजवाब बन जाता है। दोस्तों, अब देखिए, इस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। आपको जानकारी होगी, जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया अपने पद से और उनके पद पे फिर से एक नए उपराष्ट्रपति बैठेंगे और इन्हीं के लिए चुनाव होना है। अब ये उम्मीदवार का बीजेपी ने जो चयन किया है, ये एक पद के साथ साथ कई निशाने को साध लिए हैं। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं इस समय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग से हैं। और अब उपराष्ट्रपति का जो चयन किया गया है वो ओबीसी समुदाय से किया गया है दोस्तों। और वो भी, ये जो व्यक्ति हैं वो दक्षिण भारत से हैं। यानी बीजेपी ने एक ही वार में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति और वैचारिक छवि, ये तीनों को एक साथ साध लिया है। और साथ ही बात करें तो 2029 और उसके बाद के जो चुनाव होने वाले हैं उन सभी को एक ही साथ सबके साधने की एक बड़ी रणनीति अपनाई है। यही वजह है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सीपी राधा कृष्णन को चुनाव के मैदान में उतारकर सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक सियासी सिक्सर जड़ दिया है। हाँ दोस्तों, जिस उम्मीदवार का चयन किया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम सीपी राधा कृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन एक ऐसा नाम है दोस्तों जो आम जनता के बीच भले ही ज्यादा सुर्खियों में ना रहते हों, लेकिन संघ और भाजपा की वैचारिक लड़ाइयों के मोर्चे पर ये हमेशा सबसे आगे खड़े हैं दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम इनके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सीपी राधाकृष्णन के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि बीजेपी ने इनको मैदान में उतार करके कितनी बड़ी दांव खेली है। हम ये भी जानेंगे कि यह फैसला जो है विपक्ष को किस प्रकार से असहज महसूस करा रहा है, ज्यादा कुछ बोलने नहीं दे रहा है इनके खिलाफ, और भाजपा ने इस एक कदम से कौन सा बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है, इसके बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले झारखंड में भी राज्यपाल रह चुके हैं, वहां पर भी अपना कार्य अच्छे से करे हैं। उनकी खासियत यह है दोस्तों कि उनका पूरा जो करियर है विवादों से परे है, बेदाग चेहरा है। किसी प्रकार के इनके ऊपर कोई आरोप अभी तक नहीं लगे हैं। जहां अधिकतर नेता जो होते हैं सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, वहीं राधाकृष्णन लो प्रोफाइल लेकिन संगठन निष्ठ नेता माने जाते हैं। उन्होंने 90 के दशक में अटल आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया हुआ है। और उस दौर में जब भाजपा दक्षिण भारत में अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रही थी, तब राधाकृष्णन जी जो हैं जमीनी स्तर पर सबसे आगे खड़े दिखाई दिए थे दोस्तों। महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में सरकार बदलने के समय उन्होंने संविधान की जो गरिमा है उनको बनाए रखे, और झारखंड जैसे अस्थिर माहौल वाले राज्य में भी उन्होंने काफी अच्छे से संतुलन कायम रखा था।
यानी न कोई विवाद, न कोई पक्षपात, और इसी वजह से इन्हें मॉडल गवर्नर भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन जी को मॉडल गवर्नर कहा जाता है। आज जब उपराष्ट्रपति जैसे पद की जिम्मेदारी की बात आती है तो राधाकृष्णन का यह अनुभव जो है उन्हें और भी ज्यादा उपयुक्त बनाता है, और ये वजह कहीं न कहीं विपक्ष को भी कुछ बोलने से रोक रहा है। दोस्तों, इनकी जो प्रोफाइल है धनखड़ जी से काफी अलग है। जगदीप धनखड़ की जो पृष्ठभूमि है किसान आंदोलन और कानूनी लड़ाइयों से जुड़ी रही, वहीं राधा कृष्णन जी जो हैं हमेशा संगठन के सिपाही बने रहे। लो मीडिया विजिबिलिटी लेकिन हाई ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इनका रहा, यही उनकी असली पहचान है। यानी कि इनका काम ज्यादा होता है और शोर बहुत ही कम। दोस्तों, आरएसएस और भाजपा के एजेंडे से उनका जो रिश्ता है बहुत ही पुराना है, दशकों पुराना है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, शिक्षा संस्कृति आधारित सुधार, या फिर भारतीय सभ्यता को केंद्र में रखने वाले मुद्दे, हर जगह राधा कृष्णन ने संगठन के विचारों को मजबूती दी। वाजपेयी आडवाणी से लेकर मोदी शाह के दौर तक उनकी निष्ठा जो है अपने संगठन के प्रति अटूट रही है, अपने देश के प्रति अटूट रही है। दोस्तों, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके राधाकृष्णन जी को संसद के कामकाज की गहरी जानकारी है। कमेटियों में उनकी भूमिका और विधायी प्रक्रिया पर उनकी पकड़ की अगर बात करें तो उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए पूरी तरह से योग्य बनाती है। याद रखिए दोस्तों इस बात को कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश में वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। दोस्तों, राजनीति में हमारे देश में अगर बात करें तो जातीय समीकरण की जो भूमिका होती है काफी होती है, इसे कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी ने राष्ट्रपति को आदिवासी समाज से बनाया, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं और अब उपराष्ट्रपति को भी ओबीसी समुदाय से चुना है। यह सिर्फ पदों का वितरण नहीं है दोस्तों, बल्कि 2029 और उसके बाद के चुनावों के लिए सामाजिक जो समीकरण है उसे भी साधने की बड़ी रणनीति है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, आपको शायद जानकारी होगी। बीजेपी लगातार यह छवि तोड़ने की कोशिश करती रही है कि वह सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं है बल्कि वो पूरे देश की पार्टी है। राधा कृष्णन जैसे तमिल नेता को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ऊंचाई देना, इतने ऊंचे पद पे बैठाने का निर्णय लेना एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है कि भाजपा जो है पूरे भारत की पार्टी है और दक्षिण भारत में उसकी भूमिका जो है अब और मजबूत होने जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये कि अब विपक्ष क्या करेगा? राधा कृष्णन जैसे लो प्रोफाइल और निर्विवाद नेता पर तीखा हमला करना आसान नहीं है विपक्ष के लिए। यही कारण है कि विपक्षी खेमे में भी इस बार ज्यादा आलोचना की जो शोर है वो सुनाई नहीं पड़ रही है। यानी भाजपा ने चुनाव को सीधे राजनीतिक टकराव के बजाय वैचारिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व की ओर मोड़ दिया है। तो दोस्तों, बीजेपी का यह कदम सिर्फ उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई नहीं है, यह 2029 और आगे की राजनीति की बिसात भी है। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि वह दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, ओबीसी समुदाय को लगातार प्रतिनिधित्व देना चाहती है और सबसे बढ़कर ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जिसकी छवि जो है निर्विवादित हो, निष्कलंक हो, स्वच्छ हो, किसी प्रकार के दाग उनके चेहरे पे ना हो, बेदाग हो, उनके खिलाफ ज्यादा कुछ लोग ना बोल पाए, ऐसी छवि हो जो सबको स्वीकार्य हो। यानी यह सिर्फ एक चुनावी दाव नहीं बल्कि एक सियासी सिक्सर है। और यही बात है दोस्तों कि
कि जो उम्मीदवार का चयन किया गया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सियासी सिक्सर जड़ दिया है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस सिक्सर को रोक पाएगा या फिर बीजेपी का यह दांव आने वाले वक्त में उसकी जीत की गारंटी बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।